हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग कमाल की बात करेंगे, जबरदस्त बात करेंगे। आज तो मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी पानी की तरह, क्योंकि एक माइक आ गया है और ये माइक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपको आवाज भेजेगा। चिंता ही मत करिए दोस्तों। आज अपन डिस्कस करेंगे वॉल्स डायग्राम। आप मुझसे कहेंगे, सर ये जो आप रैंडम टॉपिक लेकर आते हैं, कभी वॉल्स डायग्राम पढ़ाते हैं, कभी मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं। दोस्तों मैंने हर बार ऐसा टॉपिक छेड़ा है, जितनी भी मैंने यूट्यूब पे जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, 10 20 50 जितनी भी बनाई है, मैंने हर बार ऐसा टॉपिक छेड़ा है जो कि कुछ इस तरह का था। ना आपने पूछा ना आपने पूछा क्या कह रहा हूं मैं, ना आपने पूछा ना उसने बताया। किसकी बात हो रही है? बताया। हर बार मैं ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूं जो कि पक्का इससे रिलेटेड है। ना आपने पूछा मतलब जब भी कभी आप क्लास में बैठे होंगे, आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा, और वो सारे टॉपिक जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हैं, आपने उन टॉपिक्स को जब पढ़ा होगा, जब भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत से सवाल आपके दिमाग में होंगे जो कि आपने नहीं पूछे जब आपने पहले किसी से पढ़ा था वो टॉपिक। जैसे मैग्नेटिज्म ही जब आपने पहले पढ़ा था, तो आपके दिमाग में बहुत से सवाल ऐसे होंगे जो उस समय आपके दिमाग में नहीं आए होंगे। ना आपने पूछा ना आपके दिमाग में आया, और टीचर ना उसने बताया। उसने मतलब टीचर तो बताएगा ही क्यों, उसको तो लेना देना ही क्या है यार, वो तो क्यों ही बताएगा। तो इसको सॉर्ट करने के लिए, इसी को सुलझाने के लिए दरअसल मैं रैंडम टॉपिक लेके आता हूं। जो मेरा मन करता है मैं वो लेकर आता हूं, और ऐसा ही होगा। जो मेरा मन करेगा मैं वही लेकर आऊंगा, मेरी मर्जी है। समझ गए आप मेरी बात? मेरे को यहां पढ़ाने का कोई पैसा नहीं दे रहा, इसलिए जो मेरा मन करेगा मैं वो पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपकी डिमांड को पूरी जरूर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप डिमांड करें और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। लेकिन हाँ, क्योंकि आप डिमांड तो करते नहीं है, आप तो कमेंट ही नहीं करते, आप तो देखते ही नहीं वीडियो को यार। मतलब वो तो तब होता है ना जब मैं तो डिसाइड तब करूं ना, जब आप मेरे को 20 टॉपिक भेजें कि इसमें से ये पढ़ा, इसमें से ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा। आपको ना देखने से मतलब है, ना आपको शेयर करने से मतलब है, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस ये तो मेरा मन है, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं बेहतरीन कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं लगातार पढ़ता हूं तो मेरा मन करता है पढ़ाने का, मेरा मन करता है बताने का, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। आपको तो खैर कोई मतलब नहीं है, आपको तो खैर यही है, जो भी जहां से मिल जाए, जो कूड़ा करकट कहीं से मिल जाए आप तो वो ले लेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज ये जरूर समझ में आती है कि जो चीज आपको फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। ये सत्य बात है। नहीं तो जो वीडियोस मैंने बनाई है, जो वीडियोस मैंने पढ़ाई है, चाहे ट्रांस इफेक्ट हो, चाहे थर्मोडायनेमिक ट्रांस इन्फ्लुएंस हो, मैंने जितना पढ़ाया है, जितने मैंने फैक्टर्स बताए हैं ना, वो किसी ने नहीं बताए होंगे। किसी के कॉपी में नहीं होगा। बुक्स में जरूर होगा, लेकिन कॉपी में नहीं होगा, नोट्स वोट्स में नहीं होगा, औकात भी नहीं है उनकी। ठीक है। अब भी मैं आज एक टॉपिक ऐसा ले आया हूं जिसमें मैं आपको वो बात बताऊंगा जो किसी के बाप ने भी आपको नहीं बताई होंगी। लोग 10-10 वीडियो एमओटी पे बना गए, 10-15 वीडियो पूरी प्लेलिस्ट बना गए, लेकिन जो काम की बात थी वो तो बताई ही नहीं। कोई बात नहीं, और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको तो खैर क्या फर्क पड़ेगा, आप तो वैसे ही बच्चे हैं। जिनको बतानी चाहिए थी, मैं कह तो रहा हूं, जिनको बतानी चाहिए थी उन्होंने तो बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। आप तो खैर, आपके दिमाग में तो वो बात तब आएंगी ना यार, जब आप उन सब चीजों में बहुत महारत ही हो जाएंगे। लेकिन आप तो चीजें सीख रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो चीजें आती नहीं, आप पूछते नहीं है, और वो तो बताएगा ही क्यों। तो इसलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं खेल की तरफ। जिसको मैं करने आया हूं वो तो मैं करके ही जाऊंगा, चिंता ही मत करिए। वॉल्स डायग्राम, अब ये क्या बला है? वॉल्स डायग्राम एक बार मैंने साइक्लोप्रोपेन का भी पढ़ाया था, साइक्लोप्रोपेन का। वो भी पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो मेरे चैनल पे साइक्लोप्रोपेन का वॉल्स डायग्राम है, जो मैंने पढ़ाया है, जहां से मैंने प्रूफ किया था कि साइक्लोप्रोपेन में ये वाला जो कार्बन होता है ना, ये वाला, ये लगता sp3 है, लेकिन ये होता sp5 है। ये आपको पूरे यूट्यूब में किसी का बाप भी नहीं बताएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, छोड़िए ये सब। तो ये मैंने करवाया था, इसका मैंने वॉल्स डायग्राम पढ़ाया था। आज मैं वॉल्स डायग्राम की चर्चा क्यों करने आ गया हूं?
क्यों कर रहा हूं मैं पानी के वॉल्स डायग्राम की चर्चा? क्योंकि दोस्तों ये मेरा मकसद इसको पढ़ाना नहीं है, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप 100 बार पढ़ चुके हैं। मेरा मकसद इसको पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद है इससे जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, इससे जो आपको इंपॉर्टेंट आउटकम्स मिलती है ना दोस्तों, इससे जो आपको आउटकम या फिर रिजल्ट्स मिलते हैं ना, मेरी दिलचस्पी उनमें है। एक्चुअल दिलचस्पी तो मेरी इन वॉल्स डायग्राम के आउटकम्स में है। ये जो एमओडीज मैं आपके सामने रखूंगा, ये जो वॉल्स डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगा, मेरी दिलचस्पी उनको बनाने में नहीं है, लेकिन उनसे जो रिजल्ट निकलते हैं ना दोस्तों, कौन से रिजल्ट रिजल्ट जो कि बताते हैं दोस्तों, क्या बताते हैं? शेप के बारे में पहली बात शेप, और दूसरा बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। बेहतरीन बात बोल रहा हूं, बेहतरीन बात, कमाल की बात बोल रहा हूं। दोनों ही बात बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार बातें हैं दोनों। वॉल्स डायग्राम जब आप बनाएंगे, पानी का भी मैं बनाऊंगा, और पानी के वॉल्स डायग्राम से मैं दरअसल आपको प्रूफ कर दूंगा कि क्यों 16 ग्रुप हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल का जो सीक्वेंस है, बॉन्ड एंगल सीक्वेंस, वो हमेशा क्या होता है? पानी का सबसे ज्यादा, अरे HOH। अभी ये भी नहीं पता क्या सेंट्रल एटम में कुछ भी लगा दो यार, यहाँ पे ए लगा दे, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल सीक्वेंस होता है, ये ऐसा ही क्यों है ये सेलेनियम, और ये डिक्रीज क्यों करता चला जाता है? वाई इट इज सो, ये ऐसा क्यों होता है? ये 104 के आसपास है, 104.5 डिग्री, और ये कहीं 90 के आसपास है, तो फिर ये डिक्रीज क्यों हुआ? वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है भाई? और एक और कमाल की बात बताऊं, एक और बताता हूं, पागल हो जाओगे। एक और वॉल्स डायग्राम से मैंने क्या कहा? शेप के बारे में चर्चा करता है, और कहता है, क्या कहता है कि जो शेप है ना, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप है ना, वो दरअसल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट का फंक्शन है। शेप इज फंक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। वाह, ये कौन कहता है? ये ऐसा कह कौन रहा है? एडी वॉल्स ऐसा कहता है भैया जी, बहुत बढ़िया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मैं सिंपल अभी आपको बता रहा हूं। अभी अपन पानी का पूरी चर्चाएं करेंगे, एकदम पानी की तरह पानी की चर्चाएं होंगी, आप चिंता ही मत करिए, आपको दिल थाम के बैठ जाइए बस। मैं कह रहा हूं BH नेगेटिव तो हमने बहुत देखा। ये तो अगर मैं पूछूं इसकी शेप क्या है, तो आप तो सब कुछ गिना देंगे इसका, हाइब्रिडाइजेशन से लेकर शेप, लेविस स्ट्रक्चर सब बता डालेंगे, बॉन्ड एंगल सब बता डालेंगे, सब सर टेट्राहेड्रल है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सही हुआ तेरा जवाब। लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि भैया इसकी चर्चा थी, इसी का एक और भाई है, इसी का ही भाई है, इसका ही छोटा भाई है, ले अब बता थोड़ा, अब बोल, ये आपने कहां से बताया? सर ये मैंने VBT से भी बता सकता हूं सर, ये तो मैं VBT से भी बता सकता हूं, और ये मैं VSEPR से भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्त है दोनों ही पूरी हेल्प करती हैं शेप बताने में। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इसको लगा दे, इन दोनों थ्योरीज को इस पर लगा दो, इस पर, और अब बताओ इसकी शेप क्या होगी? प्रिडिक्ट मी द शेप बताइए, इसकी शेप क्या होगी? ये आपके लिए सवाल भी है, इट इज क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन नंबर 53 भी है आपके लिए, आप मुझे बताइएगा इसकी शेप क्या होती है। ये तो आपने बता दिया, VBT का यूज कर लो, VSEPR का यूज कर लो, और इसकी शेप तो आप छटक से बता देंगे, तुरंत 1 मिनट में आप इसकी शेप बता देंगे। मैंने कह दिया चल ठीक है, इसकी तो बता दी, ये तो बाप था, इसका बेटा है, इसकी शेप बताओ, इसकी बताओ, क्या वेस्पर आपकी हेल्प करेगी क्या इसकी शेप निकालने में? क्या VBT आपकी हेल्प करेगी क्या इसकी शेप निकालने में? तो दोस्तों नहीं,
नो, नो हेल्प। दोनों ही थ्योरी कोई हेल्प नहीं करेंगी, ना वेस्पर कोई हेल्प करेगी और ना वीबीटी कोई हेल्प करेगी। कौन हेल्प करेगा? सर अभी तो आपने कहा शेप इज फंक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। कौन हेल्प करेगा? सर जो ये देता है, ये कौन देता है? इसका बाप वाल्श। वाल्श देता है ये कॉन्सेप्ट वाल्श देता है, तो वाल्श हेल्प करेगा इसकी शेप निकालने में। दरअसल वाल्श हेल्प करेगा। वीबीटी और वीएसईपीआर के बस की बात नहीं है इसकी शेप निकालना। तो फिर चलिए अब समझते हैं। ये तो मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा था, एक एग्जांपल जस्ट आपको दे रहा था, लेकिन अब अपन असली खेले की तरफ चलते हैं। असली खेले की तरफ चलते हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि वॉल्श तो इतना कमाल का आदमी है। अगर आप वेस्पर से कह दोगे ना कि चल ठीक है बहुत बढ़िया, तू तो इसकी शेप बता रही है, इसकी शेप बताती है, क्या बताती है? कि ये लीनियर है, ये लीनियर है। वॉल्श क्या कहता है? वॉल्श क्या कहता है? वॉल्श दरअसल वीबीटी क्या कहती है, वेस्पर क्या कहती है? वीबीटी तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है। अरे यार मैं इनकी चर्चा करना नहीं चाहता, मैं तो सीधे इसी की चर्चा पे आना चाहता हूं। मैं तो उनका तो खैर क्या, उनका तो सिंपल ये है कि इनका कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वीबीटी की हाइब्रिडाइजेशन की बात करती है, वेस्पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन्स की बात करती है। रिपल्सन्स ये कहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्डिंग पेयर होते हैं और लोन पेयर होते हैं। इनके बीच में रिपल्सन्स होते हैं। जब भी कभी कोई मॉलिक्यूल बनता है उसके वैलेंस में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं। वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं और वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर जिन्हें आप कहते हैं, वो हो सकते हैं। और वेस्पर के मुताबिक शेप जो होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो ताकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो। समझ गए आप मेरी बात? ऐसा वेस्पर करती था। मैं वेस्पर थोड़ी पढ़ाने बैठा हूं यार, समझ गए? ये हाइब्रिडाइजेशन की बात करती थी। अगर आप दोनों से पूछो कि चल ठीक है बहुत बढ़िया शानदार, तुम दोनों क्या कहती हो कि ये लीनियर है, ये कैसे कहता है? वेस्पर कैसे कहता है? वेस्पर कहता है कि भैया ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये लीनियर ज्योमेट्री में एक दूसरे पर 180 होंगे। ये लीनियर ज्योमेट्री में ही एक दूसरे से 180 होंगे और इस 180 में इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होगा। मिनिमम रिपल्सन होगा। ये कौन कहती थी? वेस्पर कहती थी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, समझ में आया। वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एटम बेरिलियम है और बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड है। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, एक इस तरह का और एक इस तरह का, और ये 1s के साथ ओवरलैप कर जाएंगे और ये लीनियर देंगे। यही कहती थी, यही वीबीटी कहती है, ये वेस्पर कहती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं दोनों से पूछ लूं, वीबीटी से भी पूछ लूं और वेस्पर से भी पूछ लूं, चल ठीक है ये तो तूने कह दिया, ये सब तो, ये सारी शेप की बातें कब थी? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट, ये सब बातें, ये सब खेला तो ग्राउंड स्टेट का था। अगर मैं पूछ लूं कि चल ठीक है ग्राउंड स्टेट में तो BeH2 वीबीटी के मुताबिक भी और वेस्पर के मुताबिक भी लीनियर है, लेकिन मैं पूछ लूं दोनों से, अरे दोनों इधर आओ तो अब मुझे एक बात बताओ, आप तो इसके ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ अगर मैं इसे एक्साइट कर दूं, इसी BeH2 मॉलिक्यूल को अगर मैं एक्साइट कर दूं, अगर BeH2 को मैं एक्साइट कर दूं, एक्साइटेड BeH2 एक्साइटेड, और मैं पूछूं बता ये लीनियर है और एक्साइट कर दिया, इसकी शेप क्या होगी? व्हाट इज इट्स शेप? तो फिर वीबीटी भी बर्बाद हो जाएगी, और वेस्पर तो पहले से ही बर्बाद है। दोनों ही बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद निकल गया तेल इनका यहीं पे। लेकिन वॉल्श कहता है कोई बात नहीं बेटे, हम बताएंगे ना यार, कोई बात नहीं, यही दोनों तो बर्बाद हुई हैं, कोई बात नहीं हम बता देंगे। वेल्श कहता है मैं बताऊंगा, इट विल एक्सप्लेन नॉट ओनली ग्राउंड स्टेट ज्योमेट्री बट ऑल्सो एक्साइटेड स्टेट ज्योमेट्रीज। ये एक्साइटेड स्टेट ज्योमेट्री भी बता देता है, ये इतना कमाल का आदमी है।
चलिए अब वॉल्स की बातें स्टार्ट करते हैं। हो गया बहुत रायता, बहुत फैला लिया, कुछ नहीं है। वॉल्स डायग्राम जो होता है मैंने आपको अभी समझाया, वॉल्स डायग्राम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिंपल क्या होता है, सिंपल एमओ डायग्राम ही बनाना है आपको, एमओ डायग्राम ही बनाना है, एमओ डायग्राम ही बनाना है। बस वॉल्स एक चीज कहता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो आप एमओस बना के तैयार करते हैं, यहां पर जब आप एमओ डायग्राम बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, तो आपको पता होता है, क्या पता होता है, पहले शेप क्या है मॉलिक्यूल की। जैसे अगर मैं पानी की बनाने जाऊं, पानी का अगर मैं एमओ डायग्राम तैयार करने जाऊं या पानी के एमओडीज बनाएं, तो पहले हमें क्या चाहिए, प्रिज्यूमली हमें पता होना चाहिए, प्रायोरिटी हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए, वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पहले हमें शेप का पता होना चाहिए। अगर हमें शेप का पता है तो हम एमओडी बहुत आराम से तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वॉल्स कहता है, वॉल्स कहता है कि अगर शेप का नहीं पता, अगर शेप का भी नहीं पता, ट्राई एटॉमिक स्पीसीज है, ट्राई एटॉमिक स्पीसीज है इसी तरह की जैसे मैंने बनाई थी AH2, ठीक है, ये ए सेंट्रल एटम है, ये साइड एटम है, इस तरह की स्पीसीज है, और आपको शेप का पता ही नहीं है, आपको नहीं पता शेप का, शेप नहीं पता, पहले से शेप पता नहीं है, तो फिर आप स्टेबल ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, स्टेबल ज्योमेट्री कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हाउ प्रिडिक्शन कैसे होगी, स्टेबल ज्योमेट्री प्रिडिक्शन आप कैसे कर पाएंगे। वॉल्स कहता है मैं बताऊंगा मैं। देखिए जब भी कभी दुनिया में ट्राई एटॉमिक टाइप की स्पीसीज होंगी इस तरह की, तो फिर इसमें दो ही तरह की शेप बन सकती है, दो ही तरह की शेप पॉसिबल है, या तो लीनियर, या तो लीनियर हो, या तो लीनियर हो, या फिर बेंट हो, बेंट हो, बेंट। बोलो यार, लीनियर होगा तो इसका क्या मतलब है, लीनियर होगा तो ये क्या है, ये एंगल थीटा है और ये थीटा 180 के बराबर है, और ये क्या है, ये लेस देन 180 है, यही है, थीटा इज लेस देन 180, यही है। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 180 से कम है तो ये कुछ भी हो सकता है, 105 हो सकता है, 115 हो सकता है, 135 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना भाई। तो फिर कौन सा होगा, पानी में अगर अपन पानी की बात करें, पानी में पानी लीनियर क्यों नहीं हुआ, वाई इट इज नॉट लीनियर, ये लीनियर क्यों नहीं है, वाई इट इज नॉट लीनियर, पानी लीनियर क्यों नहीं है, वो बेंट क्यों है, और बेंट में भी फिर एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, बेंट में तो 180 से नीचे होना चाहिए, तो वो 180 से नीचे 105 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है, तो फिर 104 ही क्यों हुआ, 104.5 डिग्री ही क्यों हुआ। दरअसल ये वॉल्स एक्सप्लेन करता है, वो कहता है, वो कोरिलेट करता है किनको, इसमें इस पॉइंट ग्रुप में, इस लीनियर ज्योमेट्री में जो एमोज हैं उनको कोरिलेट करता है इस ज्योमेट्री में, इस 104.5 डिग्री पर जो ज्योमेट्री बन रही है, जो बेंट बन रही है, उसमें जो एमोज हैं उनकी एनर्जीज को रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, कोरिलेट करता है। वॉल्स क्या कर रहा है, वॉल्स कोरिलेट कर रहा है, वो बता रहा है कि जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा, वॉल्स क्या कर रहा है, वो बता रहा है जैसे जैसे थीटा बदलेगा, थीटा जैसे जैसे बदलेगा, एनर्जी एमोज की कैसे कैसे बदलेगी। अगर थीटा बदला तो एनर्जी ऑफ एमोज कैसे बदलेंगे, एनर्जी ऑफ एमोज कैसे बदलेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ एमोज कैसे बदलेंगे, जैसे जैसे थीटा बदला, जैसे ही आपने थीटा बदला, एमोज की एनर्जी कैसे बदलेगी, एमोज स्टेबलाइज होंगे या डीस्टेबलाइज होंगे, उनमें बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, उनमें नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाएंगे, स्लाइटली बॉन्डिंग हो जाएंगे, क्या होंगे एमोज, जिन पर सब कुछ निर्भर करता है। एमोज की एनर्जी पर ही तो मॉलिक्यूल की एनर्जी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर एनर्जी होती क्या है, बोलो ना यार, मॉलिक्यूल की एनर्जी है क्या, उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पड़े हैं उनकी एनर्जी, भरे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी। समझ गए आप मेरी बात। तो जैसे आप थीटा को बदलेंगे तो फिर एमोज का नेचर कैसे बदलेगा, उनकी एनर्जी कैसे बदलेगी, उनकी कॉम्पोजिशन कैसे बदलेगी, नेचर ऑफ एमोज। बस इन्हीं चीज को कोरिलेट करता है, थीटा को कोरिलेट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेचर से, उनके कॉम्पोजिशन से। नेचर से मतलब बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है, स्लाइटली बॉन्डिंग है, स्लाइटली नॉन बॉन्डिंग है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। कॉम्पोजिशन, उसमें परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। समझ गए आप मेरी बात। थीटा जैसे जैसे बदलता है तो किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नेचर बदलता है, वो स्टेबलाइज होते हैं, डिस्टेबलाइज होते हैं।
वही उन्हीं के बीच का रिलेशन दरअसल वॉल्स डायग्राम है। वॉल्स डायग्राम इज जस्ट ए कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन, इट इज ए कोरिलेशन डायग्राम जो कि बताता है अलग अलग ज्योमेट्री में थीटा इक्वल टू 180, लीनियर ज्योमेट्री में एमोज किस तरह के होंगे, इनकी क्या रिलेटिव एनर्जीज होंगी, और वो रिलेटिव एनर्जी किस तरह से बदल जाएंगी जैसे ही थीटा कम होता है, बेंडिंग स्टार्ट होती है। आया आपको समझ में? चलिए अब मैं एमओ डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। एमओ डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूं। आपने कई बार देखा भी होगा, अरे आपने देखा भी होगा, आपने कई बार देखा, चलिए इसी पे करते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, ऐसे वॉल्स डायग्राम में हमेशा ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा करके ऐसा होता है। यहां पे लिखा होता है, यहां लिखा होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर, और यहां पर पॉइंट ग्रुप भी लिख देते हैं कुछ लोग, तो यहां पॉइंट ग्रुप भी लिख देते हैं डी इन्फिनिटी एच। यहां पर थीटा इक्वल टू 104 डिग्री पॉइंट 5, ये क्या है? बेंट, और C2V लिखा रहता है, और कुछ नहीं। एमओज कुछ इस तरह से होते हैं, 2-4 एमओ बना देते हैं, वो इस तरह से एमओज बना देते हैं, और फिर वो कुछ इस तरह से रिलेट कर देते हैं उसको, कहते हैं ये डीस्टेबलाइज होकर यहां चला गया, ये स्टेबलाइज होकर यहां कहीं आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये यहां कहीं आ गया, ठीक है, और ऊपर वाला और ऊपर चला गया, वहां चला गया। समझ गए आप मेरी बात? ये क्या है? ये एमोज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि जब लीनियर थी ज्योमेट्री तो उनकी रिलेटिव एनर्जी इस तरह की थी, और जैसे ही ज्योमेट्री बेंट हुई, थीटा 104 हुआ, तो फिर इस तरह की इनकी रिलेटिव एनर्जीज हो गई, इनके कैरेक्टर्स भी बदल गए। समझ गए आप मेरी बात? इनकी कॉम्पोजिशंस भी बदल गई। इस तरह का जो डायग्राम होता है इसको आप कहते हैं वॉल्स डायग्राम। ये वॉल्स डायग्राम जो कि रिलेट कर रहा है एमोज की एनर्जीज को अलग अलग बॉन्ड एंगल पर। आया आपको समझ में? अरे आपको मेरी बातें समझ में आई? चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं पानी का एमओडी, वाटर का एमओडी। चलिए शुरू करते हैं। पॉली एटॉमिक टाइप की स्पीसीज है, तो इसमें सेल्क भी होंगे, सेल्क सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। अरे मैंने बताया था ना, एलजीओज का कॉन्सेप्ट बताया था, मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख लीजिए जहां पर मैंने एलजीओज का कॉन्सेप्ट बताया। मैंने खूब पढ़ा है, एमओडी तो मैंने खूब पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स तो मैंने खूब बनवाए। अरे फेरोसिन टाइप तक के बनवा दिए मैंने, फेरोसिन तक के, बीएफ का, SF6 का, और MnO4 नेगेटिव का, ये सब मैंने सबके बना रखे। और अपन अभी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, और उसमें भी फिर अपन ऑक्टाहेड्रल का खेला देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल के एमओ डायग्राम्स देखेंगे, और उनसे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिगेंड्स के नेचर से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सब भी अपन देखेंगे। लेकिन पहली अपनी चर्चा क्या है? पहला अपना चर्चा खेला पानी का, और पानी में क्योंकि ये पॉली एटॉमिक टाइप की स्पीसीज है, तो यहां पर एलजीओस के कॉन्सेप्ट आएंगे। एलजीओस के क्या होते हैं? कुछ नहीं है, जस्ट फेज कॉम्बिनेशन है। बॉन्डिंग के लिए साइड एटम पर जो अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं उनके फेज कॉम्बिनेशन। अवेलेबल ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं वो तो डिपेंड करता है साइड एटम कैसा है। साइड एटम कौन है? 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन पर तो ले देकर 1s ऑर्बिटल ही होता है, दूसरे पर भी ले देके 1s ऑर्बिटल ही होगा। अरे एलजीओ तो आपको बनाने आते हैं ना यार, एलजीओ भी थोड़ी बनवाऊंगा यार अब। अरे फिर ये वीडियो कितनी 100 मिनट की करवाओगे क्या? वैसे ही अपन छोटी वीडियो बनाया करेंगे, अब हो गया, बहुत लंबी वीडियोस में दिक्कत होती है। समझ रहे आप मेरी बात? तो 1s है, कैसा दिखता है सर? गोलाकार दिखता है। दोनों सेम फेज में भी हो सकते हैं, या फिर दूसरा जो बचता है खेल, वो यही बचता है, एक फेज में हो और एक आउट ऑफ फेज हो। ये बन गया LgO1 जो कि सिग्मा जिराड नेचर का है। अरे H2 मॉलिक्यूल में जब आप देखते होंगे तो H2 मॉलिक्यूल का ये बॉन्डिंग टाइप का दिखता होगा ना आपको, तो ये जिराड नेचर का है। और ये क्या है? ये p ऑर्बिटल टाइप का दिखता होगा, 2p ऑर्बिटल टाइप का दिखता होगा। और ये क्या है? सिग्मा अनजिराड। अरे जो कि सिग्मा स्टार जैसा दिख रहा है यार, H2 मॉलिक्यूल में सिग्मा स्टार जैसा दिख रहा है, जो कि अनजिराड होता है। आया आपको समझ में? तो ये 2 एलजीओज आप बना के तैयार कर लेंगे, और बस इनके फेज कॉम्बिनेशन, बॉन्डिंग के लिए उपलब्ध एटॉमिक ऑर्बिटल, टर्मिनल एटम्स पर बॉन्डिंग के लिए उपलब्ध एटॉमिक ऑर्बिटल, उनके जस्ट फेज कॉम्बिनेशन को ही आप सेल्क बोलते हैं, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। आया आपको समझ में? आ गया आपको समझ में? तो ये बन गए 2 एलजीओज बन के तैयार हो गए। और आप जानते ही, आप बखूबी जानते हैं, क्या जानते हैं आप?
आप जानते हैं क्या है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यहां पर ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया H2। बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, जबरदस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो एलजीओस जो मैंने बनाए थे, ओहे ओहो, ये जो दो एलजीओ बनाए, अगर मैं इनकी एनर्जी की चर्चा करूं तो फिर एनर्जी की चर्चा भी कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं H2 मॉलिक्यूल बनाता तो उसमें क्या होता? उसमें तो H H का डायरेक्ट बॉन्ड है, और इसमें क्या होता है? H H का डायरेक्ट बॉन्ड है। ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये तो खूब स्टेबलाइज्ड है, जबरदस्त स्टेबलाइज्ड है। और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये क्या है? ये एंटी बॉन्डिंग है और जबरदस्त डीस्टेबलाइज्ड है। दोनों के बीच में गैप, इनके एनर्जी में गैप बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट बॉन्ड है। कहां पर? H2 की बात कर रहा हूं। लेकिन पानी में तो इनके बीच डायरेक्ट बॉन्ड ही नहीं है, नो बॉन्ड। यहां तो बॉन्ड ही नहीं है। और अगर बॉन्ड नहीं हुआ, बॉन्ड था तो क्या था? इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड था और ये बहुत डीस्टेबलाइज्ड था, बहुत लो एनर्जी का था, बहुत हाई एनर्जी का था। लेकिन क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है तो फिर ऐसे में ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, ये सेम फेज वाले ओवरलैप तो नहीं कर रहे। अरे बॉन्डिंग डिस्टेंस पे थोड़ी है यार ये, अरे भाई बॉन्डिंग डिस्टेंस पे थोड़ी है भाई। तो फिर ऐसे में ये उतना गजब का स्टेबलाइज्ड नहीं है और ये उतना गजब का डीस्टेबलाइज नहीं है। तो मतलब इनकी एनर्जी जो होगी ना, इन फेज वाले की यहां कहीं होगी और आउट ऑफ फेज की थोड़ी सी ऊपर होगी, थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि इंटरेक्ट ही ना करें। नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो चलेगी ही ना भाई। अरे नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो हो ही रही है ना, बॉन्डिंग ना हो। अबे बॉन्डिंग ना हो मतलब ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत इंटरेक्शन तो हो ही रही है ना यार। तो फिर ये वाली क्या है? ये तो एंटी बॉन्डिंग नेचर की है, तो ये रिलेटिवली हाई एनर्जी का मिलेगा। और ये बॉन्डिंग नेचर की है तो ये स्लाइटली स्टेबलाइज्ड मिलेगा। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिएगा थोड़ा सा गैप। आया समझ में? अरे आ गया समझ में, इसीलिए मैंने इसको, अब मैं इसको यहां बनाऊंगा और ये मैंने खींच दिए दोनों। 2s तो जबरदस्त स्टेबलाइज्ड होता ही है ऑक्सीजन का। ये क्या भैया जी क्या है? सर 2p है, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम समस्या ही नहीं है। अपन स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आपको समझाने के लिए बेहद बेहद सिंपल मैनर में। और मैं मान रहा हूं कि इस समय पानी लीनियर है, लीनियर, ताकि आपको एक एक बात पानी की तरह ही समझ में आए, एक एक बात आपको ताकि पानी की तरह ही आपके गले उतर जाए, आपके दिमाग में उतर जाए। इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि भैया ये लीनियर है, लीनियर, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। आया आपको समझ? चलिए करते हैं खेला शुरू। ये क्या है भैया? सर अभी तो आपने बताया इन फेज है। और ये क्या है गुरु? ये क्या है? गुरु? ये है आउट ऑफ फेज। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये क्या है जी? सर ये तो इन फेज रहता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, कतई कोई समस्या नहीं है, जबरदस्त है सर ये तो। सर ये तो जबरदस्त है, जबरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो एक है ऐसा, ठीक है, एक है ऐसा और एक है वैसा। ओहो ओहो, चलिए मैं डिफाइन भी कर देता हूं, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और जो आपकी तरफ जा रही है वो x एक्सिस है। आ गया समझ में? तो फिर ऐसे में ये क्या हो जाएगा? सर 2py ऑर्बिटल। ये वाला क्या हो जाएगा? सर 2px ऑर्बिटल। या फिर इसको और आसान करने के लिए आप इसको x मान लीजिए, क्योंकि आपको ये ज्यादा समझ में आता है। xy आपकी तरफ जो जा रहा है उसको आप z मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको z वाला ये ज्यादा समझ में आता है। xy तो आप ऐसा बनाते ही है ना यार, ऐसा बनाते हैं कॉपी में, तो x और y, तो x और y ले लिया है और ये है 2px। इसको क्या करेंगे? ओहो 2pz, यही है जो कि इस तरह से पढ़ा है। हो गया खेल। चलिए दोस्तों अब खेल स्टार्ट करते हैं। अब मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जिनकी सिमेट्री मैच कर रही है उनको आप इंटरेक्ट करवा दो। जब भी कभी आप इंटरेक्शन करवाते हैं, जब भी कभी आप मिक्सिंग के लिए जाते हैं, तो आप दो ही चीज कंसीडर की जाती है। पहला तो सिमेट्री
सिमिट्री ऑफ इंटरैक्टिंग एओज, और दूसरा एनर्जी डिफरेंस, दूसरा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिंग एओज, डेल ई ऑफ इंटरैक्टिंग एओज। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल वही इंटरैक्ट करेंगे जिनकी सिमिट्री मैच करती है और जिनके बीच एनर्जी गैप बेहद कम है। अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो इंटरेक्शन नहीं होगा। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं खेला। खेला स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए LgO1, LgO1, LgO2, LgO1 की सिमिट्री किससे मिलती जुलती है? सर 2s से मिलती जुलती है। कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2px इस तरह से है, 2pz इस तरह से है, 2py इस तरह से है। तो जो 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 ये है, ये वाले ऑर्बिटल है, ये वाला है। अरे लीनियर पानी इस प्लेन में पड़ा है। किस प्लेन में है ये किस प्लेन में? ये तो प्लेन में है ही नहीं, ये तो लीनियर लाइन के अलोंग पड़ा है। और किस लाइन के अलोंग पड़ा है? सर वाई एक्सिस के अलोंग पड़ा है, वाई एक्सिस के अलोंग है, अलोंग उसके अलोंग पड़ा है बस। तो इसका कोई लेना देना नहीं है किससे? एक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका जेड से कोई लेना देना है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये इनसे तो इंटरेक्शन ही नहीं होगी। चलिए अपन करते हैं इसकी बात, तो LgO1 और 2s की सिमेट्री मैच करती है। कैसे मैच करती है? चलिए दिखाता हूं कैसे मैच करती है। ये है 2s, दिस इज 2s, और LgO1 कौन है? सर LgO1 अभी तो आपने बताया था, ये रहे LgO1। सिमेट्री मैच कर गई, जबरदस्त मैच कर गई। ये क्या हो गया? LgO1 इंटरैक्ट करेगा किसके साथ इंटरैक्ट करेगा? 2s के साथ। पॉजिटिव वे में करेगा तो क्या आएगा? बॉन्डिंग आएगा। और अगर कॉन्स्ट्रक्टिवली और अगर डिस्ट्रक्टिवली करेगा तो एंटी बॉन्डिंग आएगा। यही होगा। अरे यही तो होता है। LgO1 एक ऑर्बिटल और 2s ये ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, और 2s दूसरा ऑर्बिटल, दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे तो फिर जब दो ऑर्बिटल इंटरैक्ट करेंगे तो दो ही नए पैदा होंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। आया समझ में? आ गया आपको समझ में? अरे समझ में आ गया क्या? तो यहां बॉन्डिंग आ जाएगा और एक ऊपर चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग के लिए, चला गया होगा। ये हो गया। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये कैसा दिखेगा? सर ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा सर ऐसा दिखेगा, ऐसा पहला ऐसा दिखेगा सर ये ऐसा दिखेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त, मजा ही आ गया। दूसरा क्या रह गया? ये वाला LgO रह गया, ये वाला। और ये किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है? इसकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती है? सर इसकी सिमेट्री सर मिलती जुलती है। सर ऐसा मैंने एक ऑर्बिटल और देखा है दुनिया में, और वो है ना सर, वो जो है ना, वो सर 2p ऑर्बिटल है, 2p। आया आपको समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट कर लेगा, इनकी सिमेट्री भी मैच करती है। मतलब LgO2 प्लस माइनस 2p, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2py। आया आपको समझ में? कर जाएगा इंटरेक्ट। बना लीजिए। क्या बनाइए? सर इसको इंटरेक्ट कराऊंगा, इसको इंटरेक्ट करवा ले। अरे करवा भाई, करवा दिया, ये, और ये चला जाएगा ऊपर। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? और ये जो होंगे, ये जो दोनों भाई होंगे, ये वाला भाई और ये वाला भाई, इनकी सिमेट्री के तो LgO ही नहीं है। अरे भाई LgO तो इस एक्सिस पे पड़े है ना यार। अरे LgO इस एक्सिस पे पड़ा है ना, केवल इस एक्सिस पे LgO पड़े, इस एक्सिस पे पड़े। अब ये ऑर्बिटल है। अरे इसको ऐसे समझो मूर्खों, ऐसे समझो, तुम तो महामूर्ख हो, ऐसे समझो। मान लीजिए ये क्या है? ये है 2px, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, यहां पर ये है। अब ये वाला जो होगा ना, ये वाला चाहे LgO1 ले लूं, चाहे LgO2 ले लूं,
ये वाले जो 2px होंगे और 2pz जो होगा ना, ये नॉन बॉन्डिंग होंगे, ये इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। कैसे? ये क्या हुआ सर? बॉन्डिंग बॉन्डिंग। और फिर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो फिर जितनी बॉन्डिंग इंटरेक्शन उतनी ही एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, नेट नो इंटरेक्शन। आया आपको समझ में? तो फिर ये जो 2px है, 2px की बात करें तो ये LgO1 से इंटरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सिमेट्री का ही नहीं है ये, क्योंकि LgO1 तो सिग्मा सिमेट्री के है, उसमें तो कोई नोड ही नहीं है, जबकि इसमें नोड है, ये रहा नोड। अरे इसको ऐसे भी समझ सकते हो। चलिए दूसरे से अगर इसकी सिमेट्री को मैच किया जाए, दूसरी से अगर इसकी सिमेट्री को मैच किया जाए तो फिर दूसरे वाले में भी यही खेल है, दूसरे वाले में भी यही खेल है। यहाँ पर क्या है? बॉन्डिंग है। यहाँ पर क्या है? बॉन्डिंग है। लेकिन उल्टा अगर देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, ये भी यही खेल है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा क्या? ऐसे में कुछ नहीं होगा जी। ऐसे में ये जो है ना ये जो दोनों भाई हैं, ये चुपचाप बिना शोर किए ऐसे ही उतर जाएंगे। पाई x इक्वल टू पाई z। आया आपको समझ में? दरअसल ये लीनियर का एमओ डायग्राम है। इट इज एमओ डायग्राम फॉर लीनियर पानी का ये एमओ डायग्राम। बस कुछ नहीं करना। अब अपन चलते हैं, ये मैंने जो एमओ डायग्राम बनाया ये बनाया लीनियर का। तो फिर अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, इन एमओज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एमओज आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो सबसे नीचे वाला है वो अपना बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन था LgO1 का और 2s का, 2py का, और इस तरह से आप एमओ डायग्राम इसका बना देंगे। ये एमओज होंगे अगर पानी लीनियर होता, यही होता। वॉल्श ऐसा कह रहा है, इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते, इस तरह की उनकी एनर्जी ऑर्डरिंग होती, दो नॉन बॉन्डिंग होते, दो स्टेबलाइज्ड बॉन्डिंग होते और दो डिस्टेबलाइज्ड एंटी बॉन्डिंग होते। तो दोस्तों ये था खेल जब थीटा 180 है। अभी कुछ नहीं करना, सिंपल कुछ नहीं करना। थीटा को चलिए अपन चेंज करके देखते हैं और फिर अपन एनालाइज करते हैं, अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं कि अगर मैं थीटा को चेंज करूं, अगर मैं बेंडिंग करूं तो फिर ये ओवरलैप एक्सटेंट कितने बदलते हैं। अगर ओवरलैप एक्सटेंट बदलेंगे तो फिर स्टेबलाइजेशन डिस्टेबलाइजेशन बदलेगा, और ऐसे में कॉम्पोजिशंस भी बदलेंगी, ऑर्बिटल्स के नेचर भी बदलेंगे। चलिए अपन चर्चा करते हैं। दिमाग में बिल्कुल जोर मत डालिए, कुछ नहीं करना। आज कुछ नहीं सिखा रहा। लीनियर पानी का इंटरेक्शन करके एमओ डायग्राम बना दिया, धीरे धीरे बेंडिंग करके देखते हैं, बेंडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ओवरलैपिंग एक्सटेंट किस तरह से बदल रहा है। बस इतना ही सीखेंगे आज, चिंता ही मत करिए दोस्तों। चलिए खेला स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बेंडिंग होगी तो फिर बेंडिंग में क्या होगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले इस ऑर्बिटल की बात करते हैं। दूसरे वाले पेज पे आता हूं। देखिए लीनियर में ये कैसा है? लीनियर में 2s जो ऑर्बिटल हैं, 2s ऑर्बिटल जो है वो कुछ इस तरह का है 2s ऑर्बिटल, और 1s LgO जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह का है। आया आपको समझ में? कुछ नहीं है, लीनियर है बस ऐसे। अगर अपन बेंड करते हैं, अगर बेंडिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, बेंडिंग करेंगे तो क्या R बदल रहा है? क्या R जो डिस्टेंस है इनके बीच का नहीं बदल रहा। R कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। R कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। R तो बदल ही नहीं रहा है यार, बॉन्ड लेंथ थोड़ी बदल रही है यार। अरे अभी जो मैंने लीनियर पानी लिया था उसमें OH जो डिस्टेंस था, बेंडिंग में भी वो OH डिस्टेंस सेम है। R तो बदल नहीं रहा, R कांस्टेंट है। अगर R बदलता, क्योंकि ओवरलैप जो होता है ना, ओवरलैप इट इज फंक्शन ऑफ R का फंक्शन होता है। और दूसरा किसका फंक्शन होता है? दूसरा, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या होते हैं सर? ये तो ओमिनी डायरेक्शनल होते हैं, ये तो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ये तो स्पेरिकल नेचर के होते हैं। ये तो, इनका तो कोई मुंह होता ही नहीं है, ये तो हर जगह एक गोलाकार टाइप के होते हैं, हर जगह उतने ही अवेलेबल हैं। चाहे आप यहां से आए तो भी उतने ही अवेलेबल है, आप यहां से आए तो भी उतने ही अवेलेबल है। तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे ही बेंडिंग स्टार्ट होगी तो फिर बेंडिंग में क्या होगा? क्योंकि s ऑर्बिटल तो कहीं से भी आ जाए उतना ही जबरदस्त ओवरलैप करेगा, क्योंकि R कांस्टेंट है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? जैसे ही बेंडिंग स्टार्ट होगी ना दोस्तों तो कमाल हो जाएगा। बेंडिंग से होगा क्या? बेंडिंग से इनके बीच में ये जो दो हाइड्रोजन हैं जो अभी तक काफी दूर थे, जैसे ही बेंडिंग होगी, जैसे ही ये थीटा डिक्रीज होगा ना दोस्तों तो ये पास आने लगेंगे, इनके बीच में डिस्टेंस कम होने लगेगा। ये जो R है, ये जो D है, ये कम होने लगेगा।
और क्योंकि ये सेम फेज में हैं तो इनके बीच में फेवरेबल इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, ये फेवरेबल इंटरेक्शन बढ़ेंगी। जैसे ये पास आएंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये दूसरे को देखेगा, अरे ये भी उसी फेज में है, तो कहेगा आजा 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 आजा। तो फिर इनके बीच में, क्योंकि चाहे ये आपस में डायरेक्टली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बॉन्डिंग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन क्योंकि सेम फेज में है तो एक दूसरे को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, फेवरेबल इंटरेक्शंस करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में स्लाइट स्टेबलाइजेशन जरूर सिस्टम अर्न करेगा, स्लाइट स्टेबलाइजेशन। समझ में आया? क्योंकि दोनों सेम फेज में, तो दोनों एक दूसरे के पास आने में इनको बिल्कुल गुरेज नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं। और ऐसे में स्टेबलाइजेशन मिलता है, स्लाइट स्टेबलाइजेशन मिलता है इस ऑर्बिटल को, इस 1 सिग्मा जी प्लस को। समझ में आया आपको? चलते हैं भाई आगे, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं। दूसरा वाला जो है, ये वाला जो है, इसकी चर्चा करते हैं। इसकी अगर इसकी बेंडिंग करूं तो ये फिर कैसे अपना रंग रूप बदलेगा, चलिए इसकी और LgO2 की, LgO2 और 2py की चर्चा करते हैं। इसका क्या होगा अगर अपन बेंडिंग करेंगे, तो फिर इस ऑर्बिटल का क्या होगा, इसका क्या होगा, चलिए बेंडिंग से इसको और समझते हैं। तो दरअसल होगा क्या, जो 2py है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा था, अभी तक तो इसी तरह से दिख रहा था, पूरे अभी तक इसी तरह से दिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहां पर क्या था, लीनियर फैशन में, क्योंकि 2py ऑर्बिटल जो होते हैं ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल, ये उसकी तरह नहीं है, वो यूनिडायरेक्शनल गोलाकार टाइप के नहीं है, ये तो मुंह मारते हैं, ये तो प्रोजेक्ट होते हैं, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुंह मारते हैं। और अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुंह मार रहे हैं और लीनियर अगर इस तरह से ये LgO आएगा, तो फिर यहां पर सीधे हेड ऑन ओवरलैप होगी, हेड ऑन ओवरलैप। कहां, किस केस में, लीनियर वाले केस में हेड ऑन ओवरलैप हो रही थी। लेकिन जैसे ही आप बेंडिंग करेंगे, जैसे ही आप बेंडिंग करेंगे दोस्तों, तो फिर ऐसे में मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे में अब हेड ऑन ओवरलैप नहीं हुई, अब तो एक साइडवेज, एक तरह से साइडवेज ओवरलैप हो गई। और ऐसे में ये जो ओवरलैप है, ओवरलैप एक्सटेंट जो है, देखिए आर तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में दोनों गोलाकार थे, चाहे कहीं से भी आए उतनी ही गजब की ओवरलैप होगी। लेकिन क्योंकि यहां पर ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, ये तो डंबल नेचर के हैं, इस डायरेक्शन में इनका जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबरदस्त लोब अवेलेबल है यूज करने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन के लिए। लेकिन अगर आप यहां से इस तरह से अगर LgO जाएगा तो फिर उतना लाभ नहीं उठा पाएगा, उतने गजब के ओवरलैप नहीं कर पाएगा इस 2py के साथ। और ऐसे में ओवरलैप एक्सटेंट घट जाएंगे, घटेंगे। एक वजह घट जाएंगे, ओवरलैप एक्सटेंट घट जाएंगे। और दूसरा कमाल हो जाएगा, अब आप देखिए, अब ये जो LgO है, क्योंकि जैसे ही बेंडिंग होगी ये हाइड्रोजन आपस में पास आएंगे। और अब यहां पर ये जो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों के लोब अलग अलग फेज में हैं, तो फिर ऐसे में इनके बीच में एक तरह से एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। और ऐसे में ये वाला हाइड्रोजन इसको मना करेगा, भैया मत आ, तेरा लोब जो है ना, तू आउट ऑफ फेज में है, और ऐसे में मैं तुझे बिल्कुल नहीं देखना चाहता। तो फिर दोनों वजह से आउट ऑफ फेज हाइड्रोजन्स और दूसरा ओवरलैपिंग एक्सटेंट दरअसल बेंडिंग करने पर घट जाते हैं इस ऑर्बिटल के साथ। तो फिर ऐसे में ये दोनों ही क्या करेंगे, यहां से भी डीस्टेबलाइजेशन आएगी, ये कम डीस्टेबलाइजेशन है क्योंकि ये आपस में सीधे ओवरलैपिंग रेंज में तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरे को देखकर बहुत कह रहे हैं कि नहीं भैया मैं नहीं जाना चाहता, मैं और पास नहीं आना चाहता, मैं दूर ही रहना चाहता हूं। और दूसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, इसके घटने से दरअसल ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला जो सेट है, ये डीस्टेबलाइज हो जाता है, डीस्टेबलाइज होकर यहां कहीं चला जाता है। आया आपको समझ में, यहां ऊपर कहीं चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग एक्सटेंट, यहां तो हेड ऑन हो रहे थे, हेड ऑन, लेकिन जैसे ही बेंडिंग होगी तो ओवरलैप कमाल के नहीं हो पाएंगे। ये जो LgO है ये उतना अवेल नहीं कर पाएंगे, उस लोब का उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे, उस लोब के साथ उतना बेहतरीन इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे में क्योंकि ओवरलैप बर्बाद हो गई, ओवरलैप घट गई, और दूसरा इनके बीच में भी
एंटी बॉन्डिंग टाइप की इंटरेक्शन है, अनफेवरेबल इंटरेक्शन है, तो फिर ऐसे में ये बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाएगा, ये गजब का डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, गजब का ही डिस्टेबलाइज हो जाएगा, डिस्टेबलाइज नहीं होगा, ये तो कुछ गजब का ही डिस्टेबलाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये ओवरलैप घट गए और दूसरा इनके बीच में एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, तो फिर यहां गजब का डिस्टेबलाइजेशन होगा, गजब का डिस्टेबलाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन आया आपको समझ में। चलिए ये जो दोनों खेल है इनका क्या खेल है, इन दोनों का क्या खेल है, जो पाई नेचर के, ये तो पाई नेचर के, पाई नेचर इनका पाई नेचर था, मैंने बताया था आपको, अरे पाई तो बोला था यार मैंने, ये तो इनका पाई नेचर है। इनका क्या खेल होगा, इनको आप नॉन बॉन्डिंग ही उतार दीजिए, क्योंकि इस सिमेट्री के कोई हाइड्रोजन पर ऑर्बिटल है ही नहीं, कोई ऑर्बिटल नहीं है। बोलो भाई, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, इस सिमेट्री का कोई मतलब नहीं है, इस सिमेट्री का कोई एलजीओ नहीं था टर्मिनल एटम्स पर, तो फिर ऐसे में ये दोनों ही आप इनको ऐसे ही उतार दीजिए, ये उतार दिए मैंने यहां पर भी ये उतार दिए थे। आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आप मान लीजिए ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको चीजों को बहुत अच्छे से और बहुत ढंग से समझना है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आप मेरी बातों को गौर से सुनिए, बस मेरे हिसाब से चलते रहिए। तो चलिए ये भी अपन ने उतार दिए, अब रह गए केवल ये, इन दोनों को और देखते हैं और क्लास को खत्म करते हैं। वैसे भी बहुत बार मेरा मोबाइल रुक चुका है, तो अब मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। चलिए इसकी और चर्चा करते हैं। ये क्या है, ये है एंटी बॉन्डिंग वाला खेल, ये पहला एंटी बॉन्डिंग है, इसका खेल और देखते हैं, इसका क्या होगा। अरे तेरा क्या होगा भाई, तेरा क्या होगा। चलिए इसकी चर्चा करते हैं, इसकी और बात करते हैं। अगर बेंडिंग करें अपन, तो यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां पर ये ओवरलैप कर रहा है, आर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ओवरलैपिंग एक्सटेंट भी यहां तो कांस्टेंट है, ओवरलैपिंग एक्सटेंट तो एक्सटेंट भी यहां कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों ही कांस्टेंट है। और अगर आप बेंडिंग कर भी लेंगे तो भी ये कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये तो गोलाकार है, यूनि डायरेक्शनल है, ओमिनी डायरेक्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहां से आए, चाहे आप ऐसे आए, चाहे आप ऐसे आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जबरदस्त ओवरलैप होंगी, दोनों केस में बराबर ओवरलैप होंगी। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन कमाल क्या है, कमाल क्या है, कमाल क्या है, कमाल ये है सर, अभी तक क्या था, अच्छा इसको उल्टा कर देते ना यार, फिर क्या दिक्कत है, फिर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक क्या था, इनके बीच में, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन काफी दूर थे, अरे दूर, बहुत दूर है, हमारी दूरी बहुत ज्यादा है, बहुत दूर थे, लेकिन जैसे ही बेंडिंग होगी पास आएंगे, फिर से पास आने लगेंगे, और फिर से एक दूसरे को देखकर पागल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम फेज में हैं, फिर से पागल हो जाएंगे, और फिर यहां पर भी क्या होगा, स्लाइट स्टेबलाइजेशन मिलेगा, स्लाइट स्टेबलाइजेशन मिलेगा भाई, मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या है, दोनों सेम फेज में, दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं अरे आजा ना यार, पास आजा, दोनों सेम फेज में करते हैं ओवरलैप, फेवरेबिलिटी बढ़ाते हैं। समझ गए आप मेरी बात, आप मेरी बात समझे क्या। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ये स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज यहां कहीं आ जाएगा, स्टेबलाइज होकर, आया आपको समझ में, स्टेबलाइज होकर यहां कहीं आ जाएगा। और अंतिम वाले की और बात करते हैं, फिर इसको खत्म करता हूं। अच्छा इसमें लिख देता हूं, स्टेबलाइज्ड ही, स्टेबलाइज्ड, स्लाइट स्टेबलाइज्ड है, स्लाइट क्यों, क्योंकि क्या है, केवल नॉन बॉन्डिंग हाइड्रोजन पास आए, बॉन्डिंग रेंज में नहीं आए, थोड़े से पास आ गए, और थोड़ा सा क्योंकि इन फेज है, थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन अर्न करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ही फायदा हुआ। चलिए जैसा कि यहां हुआ था। चलिए अब अंतिम बात और करते हैं, बस अब मेरा मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, बस ये बंद ना हो, उसके बाद तो मैं आपको पूरा तस्वीर ही दिखा दूंगा। क्या कह रहे हो, तस्वीर ही बदल देंगे। कोई नहीं दोस्तों, आप तो बस मेरे साथ बने रहिए, मैं तो आपको वो दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं दिखाया। ये क्या है, लीनियर वाला सबसे ऊपर वाला है, ये लीनियर है सबसे ऊपर वाला, सबसे डिस्टेबलाइज्ड एंटी बॉन्डिंग है ये, एंटी बॉन्डिंग, मोस्ट डिस्टेबलाइज्ड एंटी बॉन्डिंग है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करें सर, मैंने अभी मैंने बताया था, यहां से आते हैं तो हेड ऑन होता है, हेड ऑन, पूरा इंटरेक्शन होता है, पूरा। और ऐसे में अगर पूरा हुआ
तो फिर ऐसे में जबरदस्त डिस्टेबलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि सब आउट ऑफ फेज हैं। ये वाली इंटरेक्शन भी आउट ऑफ फेज है और ये वाली इंटरेक्शन भी आउट ऑफ फेज है, पूरी पूरी हो रही है, हेड ऑन हो रही है, हेड ऑन। लेकिन जैसे ही आपने बेंडिंग की, मैं रो रो के पागल हो चुका हूं कि जैसे ही आप बेंडिंग करेंगे ओवरलैपिंग एक्सटेंट घट जाएंगे, घटेंगे, अरे घटेंगे, इसके साथ इसका ओवरलैप घट जाएगा, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ना, इसका बड़ा लोब तो इस डायरेक्शन में अवेलेबल है, मेरी तरफ अवेलेबल है, लेकिन आ यहां से रहा है, तो फिर ओवरलैप का फायदा नहीं उठा पाएगा, इसके साथ बेहतरीन जुड़ नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मेरी बात समझे क्या? ये ऑर्बिटल उधर देख रहा है, जैसे मान लीजिए आप उधर देख रहे हैं, आप वहां किसी से बात कर रहे हैं, तो और यहां से कोई आपसे बात करना चाहे, आप यहां पर लगे हुए हैं, तो फिर एक बेहतरीन इंटरेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो ठीक वैसा ही हुआ है, क्योंकि ये ऑर्बिटल तो उस डायरेक्शन में लगा हुआ है, उस डायरेक्शन में मुंह मार रहा है, उस डायरेक्शन को देख रहा है, और ये नीचे वाले आ इधर से रहे हैं, तो कह रहा है भैया तू आता रहे, थोड़ा बहुत तू मेरे को डिस्टर्ब कर पाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप यहां बात कर रहे हैं, यहां गाना बज रहा है या यहां से कोई बोल रहा है, तो आप थोड़े बहुत डिस्टर्ब होते हैं, आप यहाँ पे नई इंटरेक्शन तो स्टेब्लिश करेंगे नहीं, क्योंकि अब ये ऐसा अपना मोड़ के लोब नीचे तो लाएगा नहीं। समझ गए आप मेरी बात? अरे मेरी बात समझ गए क्या? तो फिर ओवरलैप घट जाएंगे, और अगर ओवरलैप घटे, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कमाल हो रही थी, अब क्या हो गई? एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन घट रही है। इसका मतलब क्या है? अगर एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन घट रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टेबलाइजेशन बढ़ रहा है। समझ गए आप मेरी बात? समझ गए? अच्छा, ये दोनों आप बोलोगे सर ये दोनों भी तो हैं, ये दोनों, अरे ये तो वैसे भी बॉन्डिंग डिस्टेंस पे थोड़ी है यार। अरे इनसे जो डिस्टेबलाइजेशन आएगी वो इतनी कमाल की थोड़ी आएगी, ये बॉन्डिंग डिस्टेंस पे थोड़ी है भाई। अरे अब आप कहोगे सर ये नीचे नहीं आना चाहेगा, क्योंकि नीचे आएगा तो दोनों हाइड्रोजन आउट ऑफ फेज हैं, तो आएंगे नहीं। अबे ये वैसे भी बॉन्डिंग रेंज में नहीं है, बहुत दूर है एक दूसरे से, तो ये कहेंगे यहां से जो हमें स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना, कम ओवरलैप करके जो हमें स्टेबलाइजेशन मिल रहा है ना, कम ओवरलैप करके जो हम एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट को गवा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो ज्यादा कमाल का है, वो स्टेबलाइजेशन ज्यादा कमाल की है। बेंडिंग होने से जो ओवरलैप घटा, उससे जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर कम हुआ, उससे जो स्टेबलाइजेशन आई है वो दरअसल ज्यादा कमाल की होती है, बजाय इनके बीच नॉन बॉन्डिंग डिस्टेंस पे पड़े हुए इनके बीच अनफेवरेबल इंटरेक्शन से। समझ में आया आपको? तो फिर ऐसे में क्या होगा? इसका भी नेट स्टेबलाइजेशन होगा। आ गया मजा ही आ गया। चलिए दोस्तों, यहां दिखा देता हूं, ये दिखा देता हूं, नेट स्टेबलाइजेशन इसका भी हो जाएगा। नेट स्टेबलाइजेशन, चलिए अब चर्चा करेंगे इसकी पूरी बातें करेंगे, जबरदस्त बातें करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं इसको ड्रॉ कर डालता हूं। सुन लीजिए मेरी एक एक बात। जो यहां पे था वो घट के यहां आ गया, जो यहां पे था वो घट के यहां चला गया। समझ गए आप मेरी बात? A1 है, ये इसका B2 होता है, ये खैर अपन देख लेंगे, इसको तो अपन अभी ग्रुप थ्योरी की चर्चा कर ही नहीं रहे, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। और यहां पर एक जो था, ये वाला जो था, ये तो ऐसे का ऐसे पक्का ऐसे का ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और दूसरे वाले को, इस वाले को अपन ने, इसको भी अपन ने ऐसे ही उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे वाले को भी उतारा ही है, दूसरे वाले को भी ऐसे उतारा है। इसके अलावा ये जो दो रह गए, ये क्या होगा? ये थोड़ा सा स्टेबलाइज होके यहां आ जाएगा, यहां पे, और ये कमाल ही स्टेबलाइज होगा। ये तो जबरदस्त स्टेबलाइज होगा, जबरदस्त। इसको भी आप नीचे ले आइए, यहां कहीं करेंगे। इसकी रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस की भी चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपन एक एक बात को सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी कि ये वाले जो थे, इनमें कौन कौन स्टेबलाइज हुआ। ये वाला स्टेबलाइज हुआ, ये स्टेबलाइज हुआ, ये डीस्टेबलाइज हुआ, इस पे नो इफेक्ट। और अगर इनकी चर्चा करें, अच्छा हाँ, एक सेकंड, एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, स्टेबलाइज हुआ, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो एंटी बॉन्डिंग इतना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये क्या हुआ? ये भी सर स्टेबलाइज हुआ,
और ये भी गजब स्टेबलाइज हुआ, गजब स्टेबलाइज हुआ। यही सीखा है अभी तक केवल अपन ने इतना ही सीखा है। जैसे यहां पे थीटा क्या था, 180 था, और यहां पर कम किया है, केवल कम किया है, और थीटा को 180 से कम कर दिया है। ये सीखा आज हमने, इतना सीखा आज हमने, इतना ही जाना आज हमने। चलिए अब अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे और इसके नेचर को जानने की कोशिश करेंगे। इसका असली खेल ही इसी का है, इन दोनों का। इसका जो खेल है ना, इसी की चर्चा करेंगे, इसी की बात करेंगे। अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे इसकी पूरी बात। आप बस दिल थाम के दोस्तों जुड़े रहिए, इसको शेयर कीजिएगा। मैं आपको एक एक चीज इसमें क्लियर करूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको। बॉन्ड एंगल गई, सब कुछ आएगा, सेकंड ऑर्डर जॉन टेलर तक भी आएगा इसमें, आप घबराइए मत, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप बस इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और मेरी जितनी भी मैग्नेटिज्म की वीडियोस हैं, इसके अलावा जो मैंने ट्रांस इफेक्ट वगैरह पढ़ाया, उनके सबके लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लीज उनको देखिए जरूर और शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।